आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 10 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पहले मैं भूत प्रेत, काला जादू, डायन, इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार दिया करता था और मेरे सामने जो ये सब बातें करते थे उनका भी मैं काफ़ी मजाक उड़ाया करता था। मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद से मैं उन सब बातों का मजाक तो क्या, उन सब बातों को सुनते ही ज़ोर ज़ोर से कांपने लगूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय मैं अपने गांव में ही रहा करता था और गांव से बाहर एक कारखाने में काम किया करता था। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण रात होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाया करता था। उस समय गांव के काफ़ी लोग खेती किया करते थे। मेरे भी पापा और बड़े भैया खेती किया करते थे, लेकिन मैं फैक्ट्री में काम करता था। मेरे घर से फैक्ट्री काफ़ी दूर था, जिस कारण मुझे आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। तो मैंने काफ़ी मुश्किल से पैसे जमा करके एक बाइक खरीदा और उसी को लेकर फैक्ट्री आना जाना करने लगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके उस बाइक को लिया था। तो बाइक खरीदने के बाद मैं काफ़ी खुश था। कारखाने में मेरी ड्यूटी सुबह के 11 बजे से रात के 9 बजे तक की होती थी। पहले घर से आने जाने में 1 घंटे का समय लगता था, मगर बाइक आ जाने के बाद वो 1 घंटा 20 मिनट में बदल गया। मतलब कि अब मुझे फैक्ट्री से घर आने जाने में 1 घंटे की जगह 20 मिनट ही लगते थे। तो इससे मेरा समय काफ़ी बच जाया करता था। खैर, एक बार फैक्ट्री में काफ़ी काम होने की वजह से मेरी छुट्टी 1 घंटे लेट हुई। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिस कारण बाहर का माहौल एक वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ खड़े खड़े और समय जाया ना करके अपनी बाइक पर बैठा और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे के आगे काफ़ी कम पड़ रही थी। ऊपर से काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण मुझे जितना भी दिख रहा था वो धुंधला धुंधला। साथ ही साथ सन्नाटे ने तो पूरे माहौल में इस कदर अपना डेरा जमाया हुआ था कि बीच बीच में आ रही झींगुरों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा वीरान बना रही थी। मेरे फैक्ट्री से घर जाते वक्त एक छोटा सा जंगल पड़ता है। उस जंगल वाले रास्ते पर लोग रात तो दूर दिन के वक्त भी आने से कतराते हैं। उनका मानना है कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं उसी जंगली रास्ते पर पहुँचा। तो वो जंगली रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने इसका फ़ायदा उठाकर अपनी बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बाइक झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। तो अचानक इस तरह बाइक को बंद होता देख मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर बाइक को हुआ तो हुआ क्या। जिसके बाद मैं बाइक स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करने लगा, मगर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी भी मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाइक को धक्का देकर ले जा सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से
किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल वाले रास्ते पर कौन होगा। जिसके बाद मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो वो हंसने की आवाज़ आ कहाँ से रही है ये सोचकर, मगर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अभी मैं कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन इस बार वो आवाज़ काफ़ी तेज थी, मानो कोई मेरे आसपास ही हंस रहा हो। इस बार मैं ध्यान से उस आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो उस आवाज़ की ओर देखते ही मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि उस आवाज़ की ओर नज़रें घुमाते ही मैंने देखा कि वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बगल के पेड़ के ऊपर से आ रही है। और पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद है और उस आदमी के सर के ऊपर 2 सींग भी निकले हुए थे। साथ ही साथ उस आदमी के मुंह से खून टपक रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है और शायद वो राक्षस अब मुझे मार डालेगा। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो राक्षस एकदम पेड़ के ऊपर से कूदकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो उस राक्षस को मेरे करीब देखकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मैं समझ गया था कि यही मेरी आखिरी रात है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा कि तभी उस राक्षस ने मुझे उठाकर धड़ाम से ज़मीन पर पटक दिया। उसने मुझे इतनी तेज पटका था कि मुझे काफ़ी तेज चोट आई, जिसके बाद उस राक्षस ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगा। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं तो कांप ही रहा था, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने पैर को उस राक्षस के हाथ से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करने लगा, लेकिन उस राक्षस की शक्ति के आगे मैं एक जिंदा लाश की तरह था। वो राक्षस मुझे घसीटता हुआ जंगल के काफ़ी अंदर ले आया, जहाँ मेरे चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। अभी वो राक्षस मुझे मारने ही वाला था कि तभी मुझे एक हल्की रोशनी थोड़ी दूरी से मेरी तरफ आती दिखी और देखते ही देखते वो रोशनी मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर मेरी तरफ आ रहा है। तो उस आदमी के आते ही वो राक्षस मुझे वहीं छोड़कर जंगलों के अंदर भाग गया, जिसके बाद उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया। फिर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई तो वो आदमी मेरे साथ चलकर मेरी बाइक के पास आया और मेरी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तो उस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर इतनी देर से बंद पड़ी मेरी बाइक इस आदमी के एक बार कोशिश करने पर ही कैसे स्टार्ट हो गई, और आखिर ये आदमी है कौन जिसे देखकर वो राक्षस एकदम से भाग गया। अभी मैं ये सवाल उस आदमी से पूछने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई। तो उस आदमी के पैरों को देखकर एक बार फिर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी के पैर उल्टे थे, यानी कि वो आदमी भी एक भूत था। जिसके बाद मैं फटाफट से बाइक पर बैठा और बाइक भगाता हुआ अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाओ और मेरा भाड़ा दे दो। रिक्शा वाले की बात सुनकर मेरा दिल सा टूट गया।
समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे आगे जाने के लिए मनाऊं कैसे। यहाँ तक तो इसे बहला फुसला कर ले आया, पर अब आगे क्या। जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, पर क्या बात है, क्यों नहीं आगे जाओगे तुम, बताओ तो सही। तो इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब आगे का रास्ता रात के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप शहर के लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं जानता हूं कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। आप उतरिए जल्दी, मुझे जाना है। हालांकि बात तो यहीं तक की हुई थी, और जब पैसों का लालच देने पर भी रिक्शा वाला नहीं मान रहा है तो शायद ये नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं रिक्शा से नीचे उतरा और रिक्शे वाले को उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा मिलते ही वो रिक्शा वाला वहां से उल्टे पैर ऐसे भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। खैर, मैंने वहीं खड़े खड़े एक नज़र चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूसरा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लंबा रास्ता और रास्ते के अगल बगल जंगल। सिवाय आगे बढ़ने के मेरे पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं, तो मैंने वही किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से मौसम के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। बादलों की गर्जन और बिजलियों की चमकाहट शरीर को अंदर ही अंदर झंझोड़ कर रख दे रही थी। डर तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि उस रास्ते पर मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जिसके नीचे मैं अपना सिर छुपा सकूं। इसलिए मैं अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं तेज तेज आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बादलों में एक जोरदार गर्जन के साथ बारिश आ गई। जिसका डर था वही हुआ। बरसात से बचने के लिए अभी मैं कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक भट्टी जलती हुई दिखी। भट्टी के ऊपर कुछ रखा हुआ था, पर काफी दूर होने की वजह से वो चीज असल में है क्या साफ तौर पर पता नहीं चल रहा था। खैर, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब तो था नहीं, मुझे सिर्फ बरसात से बचना था। लिहाजा मैं भागता हुआ उस भट्टी की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई शेड भी होगा। भागते भागते मैं जब उस भट्टी के पास पहुंचा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां सिर्फ भट्टी नहीं बल्कि पूरी की पूरी चाय की टपरी थी। मैं हड़बड़ाते हुए उस दुकान में घुस गया। वो दुकान बिल्कुल खाली था, बस एक चाय वाले के अलावा जो कि चाय बना रहा था वहां और कोई भी नहीं था। मैं वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो चाय वाला, उसने अपने पूरे बदन को एक चादर की मदद से ढक रखा है। पर उसने ऐसा क्यों किया है पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मौसम गर्मियों का चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया यहाँ से झूमरगढ़ गांव कितनी दूर होगा, आप बता सकते हैं क्या? इस पर चाय वाले ने अपना काम करते हुए ही कहा, झूमरगढ़ गांव तो दूर है, इस रास्ते पर चलते जाइए। मैंने सोचा झूमरगढ़ गांव चाहे जितना भी दूर हो, जाना तो मुझे है ही। लिहाजा मैं वहीं बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बरसाती हवाएं बीच बीच में शरीर को कपकपा दे रही थी। इस बारिश में अगर चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। यही सोचकर मैंने उस चाय वाले से कहा, भैया जरा चाय पिलाओ यार, बिस्कुट भी देना। मेरे इतना कहते ही वो चाय वाला भट्टी से केतली उठाकर एक प्याले में चाय ढालने लगा और साथ ही साथ कांच के डब्बों से बिस्कुट निकालकर
मेरी तरफ आने लगा। चलते चलते वो चाय वाला मेरे पास आकर रुका और चाय के प्याले और बिस्कुट को मेरी ओर बढ़ाया। तो जब चाय लेते समय मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे काफी अजीब सा लगा, क्योंकि उस आदमी के हाथ पूरे सफेद थे, बिल्कुल हड्डी की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में मांस ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है। मुझे जरा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उसके हाथों से चाय और बिस्कुट लिया और चाय पीने लगा। बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई थी। मुझे लगा यही अच्छा मौका है आगे जाने का। फिर अगर बारिश तेज हो गई तो नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद मैंने फटाफट चाय पिया और बिस्कुट खाकर चाय वाले को पैसे देकर वहां से आगे बढ़ गया। बारिश पूरी तरह से नहीं छूटी थी, बस सिर्फ उसकी रफ्तार कम हुई थी और किसी भी वक्त उसकी रफ्तार बढ़ सकती थी, जिस वजह से मैं उसी तरह से तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जैसा कि उस चाय वाले ने बताया कि झूमरगढ़ गांव काफी दूर है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने के लिए अभी काफी चलना पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। चलते चलते मैंने यूं ही एक दफा नजर घुमाकर हाथ घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। हालांकि उतनी रात भी नहीं हुई थी, पर क्योंकि इलाका गांव का था इसलिए पूरा सुनसान था। अभी मैं चलते चलते उस चाय दुकान से दूर आया ही था कि तभी अचानक बारिश ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली। मेरी परेशानी एक ही झटके में आसमान छू गई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं भागकर भी भीग ही जाऊंगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ नजर आया। मैं दौड़कर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, मगर फिर भी बारिश इतनी तेज थी कि मैं थोड़ा बहुत तो भीग ही रहा था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी बारिश की तेज आवाज के साथ मेरे कानों में एक और आवाज आने लगी। वो आवाज घोड़े के टाप की थी। मैं तुरंत उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि एक तांगे वाला तांगा लिए मेरी ओर ही आ रहा है। उस तांगे वाले को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जान डाल दी हो। मैं हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को तांगा रोकने का इशारा करने लगा, जिसके बाद तांगा ठीक मेरे पास आकर रुका। उस तांगे वाले ने भी अपना पूरा जिस्म एक चादर में ढक रखा था, ठीक उस चाय वाले की तरह, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर सारे लोग यहाँ पर ऐसे क्यों है, जबकि वो चादर वाला आदमी बारिश में भीग रहा था। इतने में ही उस तांगे वाले ने मुझसे कहा, कहीं जाना भी है या नहीं? उसकी आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैं तुरंत उसके तांगे में चढ़कर बैठ गया। जिसके बाद शुरू हुआ वो सफर जिसे सोचकर भी आज तक मेरी रूहें कांपने लग जाती हैं। बारिश अपनी पूरी रफ्तार से बरसे जा रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही आसपास का सब कुछ नजर आ रहा था, वरना पूरे रास्ते पर इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। और पता नहीं कैसे वो तांगे वाला तांगा चला रहा था, क्योंकि मुझे तो सामने का कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस तांगे वाले से पूछा, भाई साहब, आप इस बारिश में सवारी ढूंढने निकले थे या घर जा रहे थे? इस पर तांगे वाला बोला, सवारी ढूंढने निकला था और आप मिल गए। इस पर मैंने कहा, पर इस बारिश में आप भीग रहे हैं ना? तो इस पर उस तांगे वाले ने कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी।
उस तांगे वाले के इतना कहते ही मैंने जब उसके चादर की तरफ गौर से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सच में उसके बदन पर लिपटा चादर जरा भी नहीं भींगा था। मेरी हैरानगी 7वें आसमान पर थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर इस आदमी का चादर क्यों नहीं भींग रहा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी तांगे वाले ने कहा, आपको उस दुकान में चाय नहीं पीनी चाहिए थी, आपने गलती कर दी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया और बोला, पर तुमको कैसे पता चला कि मैंने उस दुकान में चाय पिया है? तो इस पर तांगे वाले ने कहा, आपने उस चाय वाले के हाथ देखे, बिल्कुल ऐसे थे ना? इतना कहकर वो तांगा वाला मेरी ओर पलटा और अपना हाथ दिखाने लगा तो सच में उसका हाथ पूरा सफेद था। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, पूरा हाथ हड्डियों का था। और ना सिर्फ हाथ बल्कि उस तांगे वाले का पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा था। मतलब ये कि वो एक कंकाल था। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वो तांगे वाला कंकाल जोर जोर से हंसे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने चलती टांगे से छलांग लगा दिया। हालांकि हल्की फुल्की चोटें भी आईं, मगर चोट सहलाने का अभी समय नहीं था, जिस वजह से मैंने वहां से दौड़ लगा दी और उस रास्ते से बाहर निकलकर ही रुका। पर वो था क्या, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर छलावों का राज है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।